हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पर ना सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को हिला रहा है। कल्पना कीजिए, एक छात्र नेता की मौत के बाद सड़कें आग उगल रही है, अखबारों की इमारतें जल रही है और पूरा देश अराजकता के कगार पर खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के हाल ही की हिंसक घटनाओं की। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2024 की छात्र आंदोलनों की पूरी कहानी है, तो रुकिए, ये नई आग है जो एक युवा क्रांतिकारी शरीफ उस्मान हादी की मौत से भड़की है। ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम सिर्फ सतह पर नहीं रुकेंगे, हम इतिहास से शुरू करेंगे, वर्तमान की आग को समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर नजर डालेंगे और अंत में सोचेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे कि बांग्लादेश की स्थिति पर आपका क्या विचार है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की ये कहानी 2024 के जुलाई महीने से शुरू होती है। तब छात्रों ने सिविल सर्विसेज जॉब कोटे सिस्टम के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। कोटा सिस्टम जो सरकारी नौकरियों में 30% सीटें स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के परिवारों के लिए आरक्षित करता है। छात्रों को लगता था कि अन्यायपूर्ण है, खासकर जब ज्यादातर लाभ शेख हसीना की अवामी लीग सरकार से जुड़े लोगों को मिल रहा था। लेकिन यह शांतिपूर्ण आंदोलन जल्दी ही खूनी हो गया। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, सैकड़ों छात्र मारे गए और हजारों घायल हुए। आंदोलनकारियों ने इसे जनता का विद्रोह करार दिया और अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देना पड़ा। यह बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर था। एक तानाशाही जैसी सरकार का पतन। नई अंतरिम सरकार के नेतृत्व में मोहम्मद यूनिस नोबेल विजेता अर्थशास्त्री ने सत्ता संभाली। छात्र नेता जैसे शरीफ उस्मान हादी नायक बन गए। हादी जो ढाका के एक प्रमुख कॉलेज के छात्र थे, आंदोलन के चेहरे थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं को एकजुट किया और ब्लूप्रिंट नामक एक दस्तावेज तैयार किया जो नई सरकार के लिए सुधारों का ब्लूप्रिंट था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह क्रांति पूरी हुई या सिर्फ शुरुआत थी। अब आते हैं हाल की घटना पर जो 19 दिसंबर 2025 को सुर्खियां में छाई। शरीफ उस्मान हादी, उसी 2024 आंदोलन के प्रमुख नेता, 12 दिसंबर को ढाका की एक मस्जिद से निकलते हुए अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार दी गई थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादी की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। वो सिर्फ 22 साल के थे, लेकिन उनकी आवाज ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया था। परिवार और सहयोगियों का आरोप है कि यह हत्या राजनीतिक साजिश थी, शायद अवामी लीग के अवशेषों या अन्य गुटों द्वारा। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसे युवा जो तानाशाही के खिलाफ लड़ा, वहीं सत्ता के गलियारों में घुसपैठ के शिकार हो गया। हादी की मौत ने न सिर्फ शौक की लहर पैदा की, बल्कि गुस्से की आग भी भड़का दी। छात्र संगठन स्टूडेंट्स ऑगस्ट डिस्कम्युनिकेशंस ने इसे राजनीतिक हत्या करार दिया और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हादी की मौत के ठीक बाद 19 दिसंबर से बांग्लादेश के प्रमुख शहरों ढाका, चट्टग्राम, सिलहेट में हिंसा भड़क उठी। तीसरे दिन तक यह हिंसा और तीव्र हो गई, जिससे कम से कम 15 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। मीडिया पर हमले। ढाका में 2 प्रमुख अखबारों की इमारतों को आग लगा दी गई। प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि ये मीडिया हाउस सरकार के पक्ष में थे और आंदोलन को बदनाम कर रहे थे। सुरक्षा बलों से टकराव। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें आंसू गैस, लाठीचार्ज और पथराव देखने को मिला। ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। आर्थिक नुकसान की बात करें तो दुकानें लूटी गई, सड़कें अवरुद्ध हो गई और इंटरनेट सेवाएं बाधित रही, ठीक वैसा ही जैसा 2024 में हुआ था। सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह दमन का नया रूप है। हिंसा का एक चक्र चल पड़ा। गुस्सा, प्रदर्शन, दमन, ज्यादा गुस्सा। क्या 2024 की पुनरावृत्ति है? विशेषज्ञों का मानना है कि हाँ, क्योंकि मूल मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और न्याय की कमी हल नहीं हुए। वीडियो में अगर आप स्क्रीनशॉट्स या क्लिप्स जोड़े तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीबीसी और सीएनएन की रिपोर्ट्स की फुटेज के आधार पे कि काफी ज्यादा जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारी उग्र हो गया। बांग्लादेश की यह सिर्फ हिंसा सिर्फ स्थानीय नहीं, वैश्विक चिंता का भी विषय है। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शांति और संयम की अपील की और कहा कि 2024 में आंदोलनों की तरह ही हिंसा मानवाधिकारों के लिए खतरा है। कॉमनवेल्थ का बयान है। महासचिव पैट्रिक एलोन ने गहरी चिंता जताई
और सभी पक्षों से हिंसा रोकने को कहा। अमेरिका ने लोकतंत्र की रक्षा की बात की, जबकि भारत ने चुप्पी साधी। शायद पड़ोसी देश होने के नाते सतर्कता बरतते हुए उन्होंने जांच की, मांग की और कहा कि हिंसा लोकतंत्र को पटरी से उतार सकती है। दोस्तों, ये दिखाता है कि बांग्लादेश की स्थिरता दक्षिण एशिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हिंसा बढ़ी तो शरणार्थी संकट, आर्थिक मंदी और यहाँ तक कि क्षेत्रीय तनाव हो सकता है। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हादी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि असफल क्रांति का प्रतीक है। 2024 के बाद नई सरकार ने वादे किए थे, न्याय, सुधार और युवाओं में सशक्तिकरण, लेकिन क्या हुआ? बेरोजगारी 20% से ऊपर, भ्रष्टाचार के केस बढ़े और पुरानी ताकतें जैसे अवामी लीग के समर्थक अभी भी सक्रिय है। राजनीतिक शून्यता की बात करें तो अंतरिम सरकार मजबूत नहीं बनी और चुनाव टलते जा रहा है। युवा निराश है। सोशल मीडिया की भूमिका की बात करें तो एक्स, ट्विटर और फेसबुक जस्टिस फॉर हार्डी ट्रेंड कर रहा है, जो हिंसा को और भड़का रहा है। यह सीरीज हिंसा बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए अस्थायी खतरा है। सबक क्रांति के बाद स्थिरता बनाना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। भारत के 1977 के इमरजेंसी के बाद की तरफ बांग्लादेश को संवाद की जरूरत है, छात्रों, सरकारों और विपक्ष के बीच। दोस्तों, अंत में यह सवाल है कि क्या बांग्लादेश की शांति की ओर बढ़ेगा? सरकार ने कर्फ्यू लगाने की धमकी दी है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि दमन से समस्या हल नहीं होगी। युवाओं को मुख्य धारा में लाना, न्याय सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय मदद लेना जरूरी है। यूएन की अपील सही है, सभी पक्ष संयम बरते। अगर आप बांग्लादेशी हैं या वहां के दोस्त हैं तो शांति का संदेश फैलाएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसको शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।